हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। आज आपके अपने यूट्यूब में फ्रेंड्स आप लोगों का फिर स्वागत। आज हम फ्रेंड्स क्लास 9 का एक चैप्टर है रेखा एवं कोण, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। जो मैं फ्रेंड्स आज से जितना भी वीडियो में लेक्चर आप मुझे देखेंगे तो उसका सारा का सारा पीडीएफ आपको फ्रेंड्स मिलेगा। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको लिंक पे क्लिक करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको सारा का सारा पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज रेखा एवं कोण स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जो इससे जो पहला चैप्टर है फ्रेंड्स यूक्लिड का ज्योमेट्री, वह एक फ्रेंड्स छोटा सा चैप्टर है। आप उसे अपने से पढ़ कर भी समझ सकते हो। अगर मुझे बाद में अगर समय मिला तो मैं उसको भी एक लेक्चर में, मुझे लगता है वो एक लेक्चर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर उससे कोई ऐसा टॉपिक होगा यूक्लिड से ज्योमेट्री का जो इस रेखा एवं कोण में यूज होगा तो मैं फ्रेंड्स उसका कवर कर लूँगा इसी वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स अपना पार्ट 1 वीडियो होगा, तो इससे आगे करते जाएंगे। और आप लोगों से बता दूँ रेखा एवं कोण का जो एक चैप्टर है, मैं यहाँ पे आपको केसी सिन्हा मैथ का सोल्यूशन दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेखा एवं कोण जो होता है फ्रेंड्स, इस चैप्टर का ही नाम है रेखा एवं कोण। तो पहले रेखा के बारे में जानते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स कोण के बारे में जानेंगे। तो अपना पहला स्टेप पॉइंट हो गया फ्रेंड्स रेखा। उससे पहले एक चीज़ बताऊँ, रेखा जाने से पहले यह एक फ्रेंड्स ज्योमेट्री है, यानी ज्यामिति है। तो ज्यामिति क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में पहले आप जानिए। ज्यामिति जिसको आप फ्रेंड्स ज्योमेट्री इंग्लिश में बोलते हो, GEOMETRY, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इंग्लिश को मैं ब्रेक करूं यहाँ पे तो यह है फ्रेंड्स दो शब्द से बना है। एक बना है आपको GEO से, एक बना है आपको फ्रेंड्स मेट्रॉन से। मेट्रॉन जियो का अर्थ होता है फ्रेंड्स, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि, पृथ्वी या अपन इसको कह सकते हो भूमि। और मेट्रॉन का अर्थ होता है फ्रेंड्स मापन। यानी अगर अपन ज्योमेट्री का शाब्दिक अर्थ यहाँ से निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, पृथ्वी या भूमि का मापन। इससे फ्रेंड्स आपको लग रहा होगा कि इससे फ्रेंड्स आपको लगता होगा क्या, जो इस हमारे जो पूर्वज थे उसका जो उस समय ज्यामिति का उपयोग भूमि या पृथ्वी को मापने में करते थे। तो इसके अगर मैं शाखा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप रेखा के बारे में अध्ययन करोगे, कोण के बारे में अध्ययन करोगे, वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करोगे इसके अंतर्गत आप। उसके बाद चतुर्भुज, मतलब जितना भी आप प्लेन सर्विस बोलो, जितना भी आप प्लेन सर्विस जितना भी आपके दिमाग में चल रहा होगा उसके बारे में अध्ययन करोगे। और उसके साथ साथ पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन करोगे। मतलब रेखा एवं कोण में क्या संबंध है, पारस्परिक संबंध मतलब ये वह। तो रेखा के बारे में अध्ययन करोगे, कोण के बारे में, वृत्त के बारे में अध्ययन करोगे। तो अब यहाँ से अपन परिभाषा निकल के आया, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृत्त, रेखा, कोण, चतुर्भुज इत्यादि का पारस्परिक संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ज्यामिति कहते हैं। उसके बाद आपको पहला निकलेगा यहाँ से रेखा। अगर रेखा के बारे में जानेंगे तो रेखा फ्रेंड्स, इस सब के बारे में फ्रेंड्स आप 8-7 क्लास में भी बच्चे से सब सिखाया जाता है, आप वहाँ भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन इसका थोड़ा मोड़ा चर्चा इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। रेखा क्या होता है, रेखा क्या है फ्रेंड्स, एक ज्यामितीय आकृति है। मैं आप सबका जितना भी आज के इस वीडियो में परिभाषा दूंगा फ्रेंड्स, उसमें ज्यामितीय आकृति लगा के दूंगा। जैसे वह ज्यामितीय आकृति फ्रेंड्स क्या है, ज्यामितीय आकृति है। इसमें ये वह ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई हो, ओनली फॉर लंबाई हो परंतु चौड़ाई एवं मोटाई नहीं हो। इसमें देखो फ्रेंड्स, आपको शायद स्क्रीन पे दिख रही हो, मान लीजिए इसका 5 सेमी लंबाई। इसमें क्या है फ्रेंड्स, लंबाई है लेकिन चौड़ाई एवं मोटाई नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स क्या है, यह रेखा है। उसके बाद अगर मैं बिंदु के बारे में, जिसको आप पॉइंट बोलते हो, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँ तो बिंदु क्या होता है, यह भी फ्रेंड्स क्या है, ज्यामितीय आकृति। तो इसमें क्या होता है, यह बिंदु है, इसमें क्या फ्रेंड्स, नहीं लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही मोटाई। इसलिए यहाँ से आपको परिभाषा निकल के आएगा क्या, वह ज्यामितीय आकृति जिसमें लंबाई भी नहीं हो, चौड़ाई भी नहीं हो और ना ही मोटाई हो, तो वह फ्रेंड्स क्या होगा, अपना बिंदु। तो उसके बाद आता है फ्रेंड्स अपन यहाँ पे किरण। इस सारा का सारा फ्रेंड्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ के जाके क्लिक कर सकते हो, हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद किरण आता है। किरण क्या होता है, किरण देखो फ्रेंड्स, किरण यह एक ज्यामितीय आकृति है
जिसका जो एक भाग जो होता है फ्रेंड्स सीमित होता है। सीमित मतलब उससे जैसे एक भाग होता है वो सीमित, सीमित करने का मतलब हुआ कांस्टेंट, सीमित मतलब इससे इधर आपको इधर नहीं भगा सकते हैं। और एक भाग सीमित होता है, दूसरा भाग असीमित होता है, मतलब इधर असीमित करने का मतलब इसको आप अनंत तक भगा सकते हैं, लेकिन एक सीमित भाग जो यहाँ पे बिंदु है इससे इधर आप नहीं भगा सकते। इसको आप किरण बोल सकते हो, इंग्लिश में आप रे होता है, इंग्लिश का ऐसा जिसका इंग्लिश का रे होता है। उसके बाद अपन रेखा खंड के बारे में जानना चाहे तो रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड देखो क्या होता है। रेखाखंड वह ज्यामितीय आकृति जिसका दोनों भाग जो होगा फ्रेंड्स क्या होगा, सीमित होगा। मतलब सीमित करने का मतलब क्या होगा ना, आप ना ही आप इससे इधर बढ़ा सकते हैं और ना ही आप इसको इधर बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होगा अपना रेखा, क्योंकि दोनों भाग क्या फ्रेंड्स सीमित है। तो ये अपन हो गया रेखाखंड। उसके बाद किरण हो गया, उसके बाद रेखाखंड में चले गए थे। अब अपन यहाँ से निकलेगा, रेखाखंड आ गया, किरण हो गया, उसके बाद अपन आता सरल रेखा। अब देखिए फ्रेंड्स हम धीरे धीरे मैं रेखा के प्रकार भी जा रहा हूँ। सरल रेखा, सरल रेखा जिसको आप स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो इंग्लिश में। सरल रेखा क्या होता है, वह रेखा, वो सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। मतलब वो सीधी रेखा को सरल रेखा, जैसे मैं एक लाइन पार दिया हूँ यहाँ पे ए, इसको बी मान लेता हूँ। सीधी रेखा क्या हुआ, सरल रेखा। आप इसको अगर आप परिभाषा बना के बोलना चाहे तो क्या बोलोगे, तो वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदलती हुई, बिना दिशा बदलती मतलब क्या, ना ही वो टेढ़ा होना चाहिए, वो नहीं वो टेढ़ा होना चाहिए, तो वो क्या होगा, मतलब बिना दिशा बदलते हुए। आप यहाँ जो देख रहे हो फ्रेंड्स बिंदु ए है और यहाँ पे बी है, ए से चलने पर बी जो आया तो यह फ्रेंड्स दिशा कहीं आपको बदलते हुए नजर आ रहा है नहीं ना, तो इसीलिए फ्रेंड्स हो गया सरल रेखा। इसके बाद अपन अगर वक्र रेखा पर चर्चा करना चाहे तो क्या होगा, वक्र रेखा। वक्र रेखा क्या होता है, वह रेखा जो एक बिंदु से यहाँ से चला, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने में वह अपना जो फ्रेंड्स क्या दिशा बदलते रहता हो, मतलब बदलते रहता हो, तो उससे आप क्या कहेंगे, वक्र रेखा, या इसको बी मान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये नीचे या फिर ऊपर है, देखिए इसका निरंतर क्या हो रहा है, इसका दिशा चेंज हो रहा है, इसीलिए आपको इससे क्या हो गया, वक्र रेखा। तो वैसे भी आप अगर शॉर्टकट में कहना चाहोगे तो क्या कह सकते हो, उसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं और सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स अपना क्षैतिज रेखा। ये सब फ्रेंड्स बेसिक चीज़ है, आप इसे नोट कर लें। वैसे फ्रेंड्स आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट क्या कीजिएगा। रेखा, क्षैतिज रेखा, हम देखिए क्षैतिज, थोड़ा मैं अच्छा से लिख लूँ, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा धरातल के समांतर, मतलब धरातल के समांतर जो रेखा खींचा जाएगा फ्रेंड्स, धरातल के समांतर जो रेखा खींचा जाएगा वो अपना क्षैतिज रेखा होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, क्षैतिज रेखा। जैसे मैं धरातल के समांतर ये एक रेखा खींच जाऊँ, ये अपना रेखा हो गया क्षैतिज रेखा। ठीक, उसके बाद आता है फ्रेंड्स अपन लंबवत रेखा या लंब रेखा है या उदर्ग रेखा। उदर्ग रेखा, उदर्ग रेखा क्या होता है, ये क्षैतिज था ना, धरातल के समांतर, ये धरातल के लंबवत खींची गई रेखा, धरातल के लंबवत खींची गई रेखा को आप उदर्ग रेखा कहोगे। इसे आप ऐसे, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक, उसके बाद अपन आगे चर्चा करूँ तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसको आप फ्रेंड्स ध्यान से समझें क्योंकि इसका यूज आपको चैप्टर में होगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, छेदी रेखाएं, रेखाएं होगा, रेखा नहीं, क्योंकि इसमें प्रतिच्छेदी जब भी बोले तो दो रेखा, एक रेखा अपने आप को भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, इसलिए प्रतिच्छेदी जब भी कहे तो उसमें रेखाएं अवश्य लगाना, क्योंकि रेखा दो हो जाता, एक रेखा, दो रेखाएं, तीन रेखाएं, चार रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ से क्या निकलेगा फ्रेंड्स, एक सरल रेखा। जब एक सरल रेखा मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर दिया हूँ, सरल रेखा क्या होता है, सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा जब एक बिंदु पर टच करता है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे अपन इधर एक फिगर बना रहे हैं, इसको एल मान लेते हैं, और इधर एक फिगर बना रहे हैं, इसको एम मान लेते हैं। तो यह क्या करा फ्रेंड्स, एक ओ बिंदु पर टच करा, हम क्या बोले, एक सरल रेखा फ्रेंड्स एल है और एक सरल रेखा एम है। एक सरल रेखा और एक सरल रेखा एल है, एक सरल रेखा एम है। अगर ये दोनों क्या फ्रेंड्स ओ बिंदु पर टच कर रहा है तो ये दोनों क्या कहलाएगा तब फ्रेंड्स, प्रतिच्छेदी रेखा है या इंटरसेक्ट लाइन इस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे फ्रेंड्स अगर दूसरे तरीके से आप परिभाषा देना चाहे तो आप यूँ कह सकते हो, वैसी दो रेखाएं जिसका जो होगा ओवेनिस्ट बिंदु,
वैसी दो रेखाएं जिसका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कोई एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जो दोनों रेखाएं की एक ही हो। जैसे आप एल का एक उभयनिष्ठ बिंदु और एम का एक एल और एम का उभयनिष्ठ बिंदु मैं आपसे बोलूँ खोजने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, ओ तो क्या है, इसका दोनों एक बिंदु है। जब भी दो रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु एक होगा तो वो निश्चित क्या होगा फ्रेंड्स, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। आप इसका परिभाषा दो तरह से मिलकर दो तरह का आपको समझ में आ गया होगा। क्या, एक सरल दूसरी रेखा जिस बिंदु पर टच एक सरल रेखा जिससे दूसरी सरल रेखा जिस एक दूसरे को काटती है या जिस बिंदु पर मिलती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। और दूसरी परिभाषा क्या, यदि दो रेखाएं का उभयनिष्ठ बिंदु एक ही हो तो उसे आप तब क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाता है। यहाँ से आपको परिभाषा यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तो इसे यहाँ पर तब अगर दोनों एक बिंदु पर छेद करेगा तो यहाँ आप यहाँ पे लिख सकते हो एल एवं एम प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यहाँ आप लिख सकते हो। क्योंकि इसका जो फ्रेंड्स है, इसका जो एक फ्रेंड्स है उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हो एल एवं एम क्या है फ्रेंड्स, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चर्चा करते थोड़ा मैं इसको उसके बाद आता है फ्रेंड्स शायद संगामी रेखाएं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आएगा संगामी रेखाएं। देखिए फ्रेंड्स संगामी रेखाएं क्या होती है। इससे पहले जो हम पढ़े थे फ्रेंड्स संगामी रेखाएं, इससे पहले पढ़े थे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसमें क्या होता था फ्रेंड्स, दो रेखाएं एक बिंदु पर टच कर दे। अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर टच करेगा, अगर दो रेखाएं एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा यानी प्रतिच्छेद कर टच करेगा जिसका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होगा तो वो फ्रेंड्स कहलाएगा क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर तीन हो और या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरेगा, यूँ कर सकते हो आप, एक ही बिंदु से गुजरेगा, तीन रेखाएं हो या तीन से अधिक रेखाएं, तब वो फ्रेंड्स संगामी रेखाएं कहलाएगा। इसको एन मान लेते हैं, ये एल है, ये एम है, ये एन है। तो अगर दो रेखाएं एक बिंदु से गुजरेगा तो प्रतिच्छेदी, अगर तीन रेखाएं या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरेगा तो आप यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, संगामी हो जाएगा। आप ये कर सकते हो। तो अगर तीन बिंदु एक ही बिंदु वो इसको मान लेते एक ही बिंदु से गुजर रहा है तो आप यहाँ पर कर सकते हो एल एम एन, यहाँ क्या है फ्रेंड्स, संगामी रेखाएं हैं। संगामी और प्रतिच्छेदी में आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। संगामी क्या होगा फ्रेंड्स, जहाँ तीन या तीन से अधिक रेखाएं अगर एक ही बिंदु से गुजरेगा तो वो संगामी हो जाएगा। अगर दो रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरेगा तो वह प्रतिच्छेदी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आता है फ्रेंड्स समांतर रेखाएं। इसको आप ध्यान से समझिएगा। समांतर रेखाएं क्या होती है, दो रेखाएं समांतर रेखाएं, पहले मैं लिख लूँ समांतर रेखाएं। दो रेखाएं फ्रेंड्स समांतर रेखाएं कहलाती है। इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं। अकेला कोई समांतर थोड़ी कहलाएगा। समांतर जब भी बोले तो कम से कम दो रेखाएं आना चाहिए। इसको एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, ठीक। दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है यदि दोनों के बीच की दूरी हर जगह क्या, लंबवत दूरी, दोनों के बीच की लंबवत दूरी हर जगह समान होना चाहिए तो ही वह समांतर रेखाएं कहलाएगी। जैसे मैं अगर यहाँ से यहाँ मैं नापूँ, अगर यह लंबवत दूरी यहाँ पे 1 cm है और यहाँ पे भी 1 cm है तो इस क्या, तब दोनों क्या होगा फ्रेंड्स, समांतर होगा। और समांतर रेखा में क्या होता है, इसे आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं कटेगा नहीं। अगर दो रेखाएं समांतर होगा तो आप इसे अनंत तक क्यों न बढ़ा लीजिए, दोनों एम रेखा को अनंत तक क्यों न बढ़ा लीजिए, वो कभी नहीं कटेगा। लेकिन उसकी जो बीच की दूरी क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, वह समान होना चाहिए तो वह क्या होगा फ्रेंड्स, कहीं कटवे नहीं करेगा। यहाँ से इस प्रकार आप परिभाषा यूँ कर सकते हो, दो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है यदि उसकी लंबवत दूरी जो होगी हर जगह फ्रेंड्स बराबर होगी और यह इससे आगे या पीछे बढ़े कहीं करता नहीं हो तो वह उसे आप क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं। उस समांतर रेखा उसे आप कह सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अब कोण के बारे में थोड़ा चर्चा कर लूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप कोण के बारे में जानेंगे। कोण क्या होता है, यदि दो रेखा या दो किरण एक बिंदु पर मिलती है, यदि दो रेखा या दो किरण या दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलेगी और मिलने के बाद जो उस दोनों के बीच जो झुकाव पैदा होगा फ्रेंड्स उसे आप कोण कहेंगे। जैसे मैं परिभाषा में क्या लिया हूँ, रेखा, दो रेखा या आप दो रेखाखंड बोल सकते हो, रेखा खंड। उसके बाद या आप दो किरण बोल सकते हो, किरण। या यदि दो रेखाखंड एवं दो किरण एक बिंदु पर मिलेगा और उस मिलने के पश्चात उस बिंदु पर जो दोनों रेखाओं के बीच झुकाव पैदा होगा उस झुकाव को फ्रेंड्स आप इस कोण कहेंगे। कोण को आप फ्रेंड्स डिग्री में मापा जाता है जिसे हिंदी में शायद अंश कहते हैं।
तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको कोण को डिग्री में मापोगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, इस परिभाषा जो भी हम बोले इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। मतलब कोण के निर्माण में रेखा का भी भूमिका है और रेखाखंड का भी और किरण का भी, मतलब तीनों से कोण बन सकता। तो पहले फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूँ, उसके बाद कोण, जिसको आप फ्रेंड्स इंग्लिश में एंगल कहते हो। यदि दो रेखा, दो किरण, दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलेगा और मिलने के बाद जो झुकाव पैदा होगा फ्रेंड्स, उसे आप क्या होगे, कोण कहोगे, जिसे आप इंग्लिश में एंगल कहते हैं और कोण को डिग्री में मापा जाता है। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ से परिभाषा निकला, दो किरण दो रेखा। पहले मैं फ्रेंड्स किरण से देख रहा हूँ कोण कैसे बनेगा। अपन यहाँ एक ए बी किरण है, ए बी किरण है जिसका सीमित भाग सीमित बिंदु बी है और सीमित बिंदु ए है। उसके बाद भी एक इधर भी एक किरण है सी, इसको मान लेते हैं, जिसका सीमित बिंदु बी है और सीमित बिंदु सी है। तो ये फ्रेंड्स दोनों के एक किरण जो है ए बी है और एक बी सी है, ठीक। एक किरण ए बी है, एक किरण बी सी है। ये जो फ्रेंड्स दो एक बिंदु पे मिल रहा है बी बिंदु पे, और इस बी बिंदु पे मिलने के बाद दोनों किरण के बीच झुकाव जो पैदा हो रहा है, मान लेते हैं 30 डिग्री का साथ झुकाव होगा। ये दोनों किरणों के मिलने के बीच जो झुकाव पैदा हो रहा है इसी को कहते हैं एंगल। इसको क्या कहते हैं, एंगल। और एंगल को मापते हैं क्या कहते हैं, डिग्री से। ये हो गया किरण से। और इसके बाद फ्रेंड्स आप देखते हैं रेखाखंड से कैसे बन रहा है कोण। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये एक ए बी एक रेखाखंड है और इसको सी मान लेते हैं। ए बी रेखाखंड है, एक बी सी रेखाखंड है। ये जो फ्रेंड्स बी बिंदु पर मिल रहा है, कौन बिंदु पे, बी बिंदु पे, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री का दो। तो देखिए फ्रेंड्स एक रेखाखंड ए बी है और एक बी सी है, दो बिंदु बी बिंदु मिल रहा है। तो उसके मिलने के बाद जो दोनों के बीच झुकाव पैदा हो रहा है उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कोण। इसलिए ये भी किरण से भी कोण बन, सॉरी रेखाखंड से भी कोण क्या फ्रेंड्स बन गया। ये अपन किरण से बनाया था कोण, ये अपन बनाया रेखाखंड से, रेखाखंड से। इस प्रकार फ्रेंड्स, इसीलिए मैं परिभाषा आपको बताया था, दो किरण या दो रेखा या दो रेखाखंड एक बिंदु पर मिलेगा और मिलने के बाद जो झुकाव पैदा होगा फ्रेंड्स उसे कोण कहेंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स रेखा से कैसे बनेगा कोण। मान लेते ये एक रेखा है ए बी और ये भी एक रेखा है। ये भी फ्रेंड्स एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद भी ये भी यहाँ पे भी एक कोण का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे भी एक कोण का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे भी एक कोण का निर्माण, यहाँ पे भी एक कोण का निर्माण हो रहा है। तो इसे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, कोण। तो इसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कोण कहेंगे। और इसीलिए मैं फ्रेंड्स आपको परिभाषा में बोला था, यदि दो रेखा या किरण या रेखाखंड एक बिंदु पर मिलेगा और मिलने के बाद जो उस बिंदु पर झुकाव पैदा होगा उसे आप कोण को कह सकते हो। इसके बाद अगर अपन आगे चर्चा करें तो कोण के प्रकार पे, तो धीरे धीरे फ्रेंड्स अब रेखा पे चर्चा की, उसके बाद कोण पे चर्चा की, सॉरी रेखा के प्रकार पे चर्चा की, अब कोण पे चर्चा कर दें फ्रेंड्स। उसके बाद मैं कोण के प्रकार पे चर्चा कर रहा हूँ धीरे धीरे। उसके बाद फ्रेंड्स अपन न्यून कोण एक के बार लिख रहा हूँ। न्यून कोण में फ्रेंड्स क्या होगा, यह जो होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा फ्रेंड्स, छोटा होगा। इसका मतलब बड़ा मुंह है उधर बड़ा होगा और इधर छोटा मुंह होगा छोटा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से बड़ा। तो इसमें कौन कौन आ सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी आप लिख सकते हो ETC। जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसे आप क्या हो गया, न्यून कोण। उसके बाद फ्रेंड्स आप अधिक कोण आता है, अधिक कोण। ये जो फ्रेंड्स होता है अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे अधिक कोण कहेंगे। तो आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हो, 100 डिग्री का होगा, 91 डिग्री का होगा, 92 डिग्री का होगा। जैसे आप फ्रेंड्स ऐसा कोण लिख सकते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच होना चाहिए, उसे आप क्या कहेंगे, अधिक कोण। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा समकोण। समकोण तो ऑब्वियसली क्या होगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री का होगा। समकोण क्या होता है फ्रेंड्स, यह 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। यह क्या होगा फ्रेंड्स, 90 डिग्री का। उसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पे सरल कोण। सरल कोण क्या होता है, सरल कोण क्या होता है, वह 180 डिग्री का जो कोण होगा फ्रेंड्स वह सरल कोण होगा। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, एक रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। जैसे ये भी एक रेखा है, यहाँ पे एक सी बिंदु है, तो यहाँ पे क्या करेगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसे आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स, सरल कोण, या इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स, इसी का दूसरा नाम है
रिजु कोण, रिजु कोण। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मिटाते हैं और आगे कोण के प्रकार के बारे में। बात फ्रेंड्स आता है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त कोण जो होता है फ्रेंड्स वो जो होता है 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा होता है ये पुनर्युक्त कोण। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो 182 डिग्री, 183 डिग्री, 184 डिग्री, ये सब हो गया अपना पुनर्युक्त कोण। उसके बाद फ्रेंड्स आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण जो होता है फ्रेंड्स वो 360 डिग्री कोण को पूर्ण कोण कहोगे। जैसे एक बिंदु पर फ्रेंड्स 360 डिग्री कोण बनता है, ये अपना क्या हो गया पूर्ण कोण हो गया। उसके बाद अपन चर्चा करें आगे, तो वह आगे है पूरक कोण। आगे पूरक कोण, इसी का दूसरा नाम है पूरक कोण, इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण, इसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स अनुपूरक कोण। अनुपूरक कोण, अनुपूरक कोण, उसी का दूसरा नाम है फ्रेंड्स लंबपूरक कोण। पूरक कोण या इसी को कोटिपूरक कोण कहोगे, या अनुपूरक कोण या इसी को लंबपूरक कोण कहोगे। ये सब क्या आपस में बराबर है, इसी का एक दूसरे का संबंध है। ये क्या होता है फ्रेंड्स, जब दो कोणों का योग अपने से देखिए, उसमें फिर इससे पहले जो पढ़े थे उसमें एक ही कोण आ रहा था, अब इसमें जो पढ़े दो कोण आएगा। यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो, यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उसे आप क्या कहेंगे लंबपूरक कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक मैं फिगर बना रहा हूँ, ये है, और आप लोगों को चीज़ बता दूँ, जैसे कोण का नाम लिखने के लिए कैसे लिखा था, बी इसको सी, इस पर पहले ही चर्चा कर देना चाहिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कैसे बनाए थे कोण। जैसे ए बी सी, इस हिस्सा का अगर कोण लिखना तो इसको बीच में रखना है, तो ये अपना कोण ए बी सी हो जाएगा, कोण ए बी सी। ठीक, एक कोण अपना पे है यहाँ पे बी सी डी। ठीक, यहाँ पे इसको 60 डिग्री मान लेते हैं और इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स कोण ए बी सी बराबर प्लस बी सी डी, इस हिस्सा का कोण नाम लिखे तो यह क्या आया, बीच में आया ना, इसीलिए इस पर कोण लिखा है। तो ये सबको आपको आता ही होगा। जैसे इसको लिख सकते हो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना जो क्या है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे अतः लिख सकते हो कोण ए बी सी जो एवं कोण बी सी डी क्या फ्रेंड्स एक लंबपूरक कोण है, या इसका नाम आप देख सकते हो अलग अलग प्रकार का है, लंबपूरक कोण है। ठीक, इसको जल्दी से मैं मिटाता हूँ, आगे का हम लेक्चर थोड़ा सा और बच गया है संपूरक कोण। उसके बाद समपूरक कोण के बारे में चर्चा करते हैं। समपूरक कोण, समपूरक कोण समपूरक कोण क्या होता है, इससे पहले जो फ्रेंड्स पढ़े थे वो 90 डिग्री का होता था ना, अब की बार दो कोण का योग जब समपूरक कोण बोलो, या इसको आप रिजु पूरक कोण बोलो। इसमें क्या होगा, दो कोण का योग 180 डिग्री होगा, तो वो दोनों क्या कहलाएगा फ्रेंड्स समपूरक कोण कहलाएगा। जैसे एक यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन 89 डिग्री है, एक 89 डिग्री है प्लस एक यहाँ पे कोण है, मान लेते हैं इसको एक फिगर भी बना लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे अपन इसी को 60 डिग्री मान के चलिए ना, 60 डिग्री है, और यहाँ पे एक है 120 डिग्री, 120 डिग्री ए, इसको बी सी डी मान लेते हैं, डी ई एफ इसको मान लेते हैं। यह एक यहाँ पे दो कोण है फ्रेंड्स, एक 60 डिग्री है, 120 डिग्री। अगर अपन दोनों के जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा निश्चित। तो अतः ये दोनों कोण क्या होगा फ्रेंड्स, दोनों कोण जो होगा फ्रेंड्स समपूरक कोण या रिजुपूरक कोण होगा। तो इस यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री क्या लग गया 180 डिग्री। अतः ये जो दोनों कोण है फ्रेंड्स एक दूसरे का समपूरक कोण या रिजुपूरक कोण है। तो इसके बाद अपन यहाँ से आता है आसन कोण। आसन कोण, आसन कोण, आसन कोण क्या होता है,
एक ही शीर्ष पर किसी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोण, एक ही शीर्ष पर किसी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बनने वाले कोण को आसन कोण कहते हैं। देखिए आप यूँ कर सकते हो या आप यूँ कर सकते हो, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण को आसन कोण कहते हैं। यहाँ पे एक ये देख लीजिए, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका शायद ये सवाल जो अपन करेंगे वहाँ पे इसका यूज है। आसन कोण कौन है, इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं, ए बी सी डी। अगर अपन आपसे पूछो कि आज जो इस कोण का नाम लिखेंगे तो आप क्या बोलोगे, कोण ए बी डी, ठीक। अगर इस कोण का नाम पूछूंगा बोलने के लिए तो क्या बोलोगे आप, कोण बी सी बी डी। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हो। लिख लिया, अब लिख लिए सर, सॉरी, कोण ए बी डी और कोण सी बी डी लिखे यहाँ पे, ठीक। ए बी डी ये वाला कोण, उसके बाद सी बी डी ये वाला कोण लिख लिए। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण, मतलब इसमें जो इस कोण का जो मैं नाम लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, उभयनिष्ठ मतलब दोनों, दो ऐसा भुजा हो जो दोनों में होना चाहिए। इस कोण का जो मैं नाम लिखा हूँ ए बी डी, देखिए फ्रेंड्स ए बी डी यहाँ पे है, ए बी डी जो कोण लिखे हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या है फ्रेंड्स, इस कोण के निर्माण में बी डी का अहम भूमिका है, इसमें भी है और बी डी इसमें भी है। मतलब उभयनिष्ठ भुजा क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे बी डी, उभयनिष्ठ भुजा, जो उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पे बी डी है, जो इस कोण के बनने में भी इसका भूमिका है और इस कोण के निर्माण में भी इसका अहम भूमिका है। तो इस पर कर सकते हो, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण, उभयनिष्ठ भुजा ये हो गया बी डी, जो आप उभयनिष्ठ भुजा इसलिए हुआ क्योंकि आप अगर इस कोण के नाम लिखोगे, इस कोण का अगर आप नाम लिखोगे तो बिना बी डी भुजा का आप लिख ही नहीं सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स, या आप इस कोण का नाम लिखोगे तो बिना बी डी भुजा को आप लिख ही नहीं सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ बी डी भुजा क्या हुआ, उभयनिष्ठ हुआ। इसलिए मैं परिभाषा में बोला था, बी डी उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण को आसन कोण कहते हैं। तो उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पे बी डी हो गया और इस बी डी हो गया और इस दोनों के बगल में कोण एक और कोण दो बना है, इसलिए ये दोनों कोण एक दूसरे के यहाँ कहलाएंगे, आसन कोण कहते हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पे फिगर थोड़ा गैदरिंग हो गया था, आप लोगों को चिंता मत कीजिए। ए बी, इसको सी मान लेते हैं और अपन इसको डी मान लेते हैं। देखिए फिर हमें क्या बताया था, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण, उभयनिष्ठ भुजा यहाँ पे बी डी हो गया, इसके दोनों तरफ एक, इधर एक कोण बना है, इधर कोण दो बना है, उभयनिष्ठ बी डी हो गया और इधर एक कोण एक बना है, इधर कोण दो बना है। तो इस प्रकार कह सकते हैं फ्रेंड्स, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बने कोण को आसन कोण कहते हैं। इसलिए अतः यहाँ पे है जो फ्रेंड्स, यहाँ उभयनिष्ठ भुजा कौन है, उभयनिष्ठ भुजा बी डी के दोनों ओर कोण एक एवं कोण दो बना है, इसीलिए कोण एवं कोण दो क्या है फ्रेंड्स, आसन कोण है। उसके बाद फ्रेंड्स अपन शीर्षाभिमुख कोण पर चर्चा करेंगे, पर मैं 6.1 जो पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे है, इसलिए फ्रेंड्स आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इसको आप फ्रेंड्स ऊर्ध्वाधर शीर्षाभिमुख कोण भी कह सकते हो। एक सरल रेखा, इसको ध्यान समझिएगा, एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा जिस बिंदु पर मिलता है, यदि एक सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उसमें फ्रेंड्स चार कोण का निर्माण होता है। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। मैं बोला यदि एक सरल रेखा दूसरी सरल रेखा एक बिंदु पर अगर मिलेगा तो उसमें चार कोण का निर्माण होगा और उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आमने सामने का कोण जो होता है फ्रेंड्स वह बराबर होता है, ऐसे ही फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, आमने सामने का कोण बराबर होता है। क्यों बराबर होता है फ्रेंड्स, इसको आगे हम फ्रेंड्स परिमेय में सिद्ध करेंगे। कोण एक बराबर कोण तीन क्यों होता है, कोण दो बराबर कोण चार क्यों होता है। फिलहाल आप ये समझिए, कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण तीन, कोण दो बराबर कोण चार। अतः ये जो कोण होगा फ्रेंड्स सभी क्या होगा, एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, एक एल सरल रेखा है और एक एम सरल रेखा एक बिंदु पर मिल रहा है, तो मिलने के बाद चार कोण का निर्माण होता है और आमने सामने के कोण बराबर होता है, उसे आप क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। आमने सामने के कोण क्यों बराबर होता है, इसे हम परिमेय में सिद्ध करेंगे, आप धैर्य रखिए इससे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं और भी सर इसका टॉपिक हो। इसके बाद आता है फ्रेंड्स संगत कोण। फ्रेंड्स आज इतना तक ही रखते हैं, तो इसके अगला वीडियो में इस सब का मैं चर्चा करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
आपको फ्रेंड्स इस चैनल पे 9th एवं 10th का मैथ से संबंधित या साइंस से संबंधित बोल सकते हो कि आप इस वीडियो मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।